हम एक ऐसे क्षेत्र का आयोजन करते हैं जहां पर सब बढ़े सब पढ़े कि श्रेष्ठवत रचना का स्वरूप सिद्ध हो सके। किसी भी राष्ट्र के समुचित निर्माण हेतु, किसी भी राज्य के प्रफुल्लित निर्माण हेतु एवं किसी भी समाज के सुव्यवस्थित चतुर्दिश और चहुमुखी विकास हेतु यह परम आवश्यक है कि समाज में रह रहे, राज्य में रह रहे, राष्ट्र में रह रहे व्यक्तियों का चहुमुखी विकास संपूर्णता के साथ प्रतिमानित किया जाए। और इन सभी प्रतिमानों की रचनाओं में, इन सभी प्रतिमानों के व्यवस्थापन में, साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए एक कुशल मार्ग के निर्धारित स्वरूप के निर्माण में जो सबसे महत्व आता है वह है जागरण। शिक्षा के लिए जागरण हो, सेवा के लिए जागरण हो, अपितु समर्पण की श्रेष्ठता के लिए जागरण हो, जो एक संपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सुदृढ़ता प्रदान करता हो। इन सभी मनोपाक्षिक भावों की रचनाओं को समन्वित स्वरूप करके सीआरसी लखनऊ निरंतर आप सभी के समक्ष अपनी विभिन्नात्मक ऑफलाइन ऑनलाइन जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षमतावर्धन कार्यक्रम, कक्षा कक्षा आधारित सुनियोजन के पक्ष को समन्वित करता हुआ बौद्धिक आयोजन और साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए एक कुशल शिक्षा निर्माण जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को योजित करता हुआ एक श्रेष्ठ स्वरूप स्थापित करने वाले निरंतरता के साथ कार्यक्रम आप सभी के बीच है। प्यारे साथियों, आज के कार्यक्रम का समयावधि 3 से 4 की समयावधि है और हम अपने समय को प्राप्त हैं आपके समक्ष एक विशिष्ट लेक्चर सीरीज जिसका विषय है बिहेवियर मॉडिफिकेशन चिल्ड्रन विथ एएसडी। पूर्ण विषय और आज के अति महत्वपूर्ण विषय पर अपने मनोभाव देने हेतु हमारे बीच रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़ चुकी हैं आदरणीय सुनीता कुमारी मैम, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, न्यू दिल्ली। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीओएनआई पीपीडी न्यू दिल्ली। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वचन प्रदान करने हेतु हमारे बीच जुड़ चुके हैं संस्थान के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और उस पर हम महत्वपूर्ण विशेषज्ञ को सुनेंगे। उससे पूर्व मैं सादर आमंत्रित करता हूं संस्थान के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को, सर आप आए और अपना आशीर्वचन हम सभी के बीच में करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। मेरी आवाज पहुंच रही है पांडे जी? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज की हमारे रिसोर्स पर्सन सुनीता कुमारी जी, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर भी हैं और फाउंडर है तक्ष की न्यू दिल्ली। मैडम, मैं आपका अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने सीआरसी के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स जी शंकर गणेश, संतोष, अमित और नागेश पांडे, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे, उसका टॉपिक है आज का बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसे विषय पे आप लोगों ने ये वेबिनार रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन दोनों की स्पेशलाइजेशन और फिर फील्ड में कार्य कर रही सुनीता जी इस टॉपिक को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में
जो डिसेबिलिटीज हैं उन पे जो रिसर्चेस किए जा रहे हैं उनमें ऑटिज्म राइजिंग डिसेबिलिटीज में आ रहा है। ऑटिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं और कॉजेस मोर और लेस जो एक्यूरेट कॉजेस हैं वो अभी अननोन है। बहुत सारे रिसर्चेस हैं, बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में इसके अलग अलग डेलिब्रेशंस भी हैं, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो राइजिंग डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आ रहा है, दुनिया में देखा जा रहा है, उस पर उसके प्रभावों पर रोक लगाना और जिनमें वो सिम्टम्स हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देके बिहेवियर मॉडिफिकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, लेवल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, और जो भी उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो पेरेंट्स, स्पेशलिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट, इन सबको ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल में या इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल में कैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन को एक साथ या स्कैटर्ड तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी इस विषय में गहरी रुचि रखता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सुनीता जी इस पूरे वेबिनार में आप जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगी और इस टॉपिक पे पूरी तरीके से अपने ज्ञान को आप लोगों के बीच रखेंगी। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सुनीता जी आपका फिर से स्वागत करता हूं, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं और अपने सारे कोऑर्डिनेटर्स के प्रति फिर से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम। आज की हमारी वक्ता आदरणीय सुनीता कुमारी, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, द फाउंडर ऑफ पक्ष, न्यू दिल्ली। आपने मास्टर इन साइकोलॉजी प्राप्त किया इग्नू से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्पेशलाइजेशन आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रहा। एक कुशल योगा थेरेपिस्ट के रूप में, एनएलपी ट्रेनर के रूप में, सीबीटी ट्रेनर के रूप में और साथ ही साथ समाज के जागरण को स्थापित करने हेतु नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए मनोभावों को लेकर के मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी आप जानी जाती हैं। एक नए तरीके की सोच और नई परिकल्पनाओं को करने हेतु आप नए चिंतनधारा के रूप में नवीन भाव लेकर के विगत 6 सालों से अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही है। आप सारा आमंत्रित है मैम, आप आए और आज हमारे इस पटल पर अपनी वैशिष्टता हमारे थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सीआरसी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं शायद इसके काबिल भी नहीं हूँ अभी, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुरुआत करने से पहले अपनी प्रेजेंटेशन एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप मुझे जरूर बताइए कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रेजेंटेशन आ रही है मैम, सॉरी स्किप कर गई मैम। प्रेजेंटेशन आई थी आपकी, लेकिन अभी फिर से रिज्यूम प्रेजेंटिंग आपको शायद करनी पड़ेगी। दोबारा से मैं करके देखती हूँ क्योंकि ये शो इज इट विजिबल? आप मुझे बता सकते हैं क्या ये शो हो रहा है? यस मैम, जी आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं मैम। जी जी, क्या ये विजिबल है? जी जी मैम, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू मैम। जी,
थैंक यू सो मच। वंस अगेन मैं CRC का धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जिस भी पर्पज से आपने मुझे यहाँ बुलाया है और जो भी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। सो दिस इज सुनीता, द फाउंडर ऑफ दक्ष। शुरुआत करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ASD से पहले अगर हम बात करें, मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसका पहले इसका मॉडिफिकेशन कैसे होगा उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, और इसको हम एक वीडियो के जरिए समझते हैं। पहले छोटी सी वीडियो है आपके लिए। And that's wonderful. Some differences are easy to मैं जानना चाहूंगी कि आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है इसका? इज इट ऑडिबल? यस 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 जो अभी वीडियो प्ले हुई थी उसका ऑडियो आ रहा है आपके पास? यस 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 मैम। ओके। We are all different. And that's wonderful. Some differences are easy to see. Height, hairstyle, gender, eye color, and so on. Other differences can't be seen. Our favorite foods, heroes, or special skills. Interestingly, the way we see the world is also different. For instance, what do you see in the drawing? Most people see a duck, but some people might have seen a rabbit. Whichever you saw, you are correct. This is just a trick drawing to show that all brains work differently. The brain is your body's computer. It works differently for all of us and controls how you learn. That's why we are all good at different things. How you feel, which is why we all feel different emotions. And how you communicate. Sometimes the brain is connected in such a way it affects senses and how we perceive and read situations and interactions. This is known as autism. Many people have autism, so it's likely you already know someone who is autistic. And for this reason, it's useful to know a little bit about autism. The special wiring inside an autistic brain can sometimes make the person good at tasks we may find difficult, such as mathematics, drawing, or music. It can also do the opposite, and activities we find too easy are incredibly difficult to learn, such as making friends. The senses constantly send information to your brain about your surroundings and other people. However, when a person's brain and its senses don't communicate well, the brain can become overwhelmed and confused, affecting how they see the world. Picture yourself walking down the street. This is how an autistic brain may experience the same way. Scary, isn't it? Sadly, in many cases, the person can't say out loud how they feel. So even though there's chaos going on in their heads, they seem okay on the outside, unable to ask for help. We all develop behaviors to help us feel calm in uncomfortable situations. We may look away, hug ourselves, chew our fingernails, fidget, bite our lips, and so on. Equally, autistic people develop behaviors that help them cope with these intense moments. These actions may seem unusual, but they're just their way to feel calm. When they happen, it means they are having a hard time. The kind thing to do is not to give them an even harder time by getting cross, ignoring them, or mocking. People with autism need friends who are willing to take the time to know them. With good communication and plenty of patience, everyone would be better off. People with autism are not ill or broken. They simply have a unique view of the world. And with a little support from their friends, they might just be able to share their views with us. Autism can make amazing things happen. So yes,
बेसिकली जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, आई होप इस वीडियो के जरिए आपने देखने की कोशिश की हो, समझने की थोड़ी सी कोशिश की हो, क्लैरिटी, कि जिस स्पीड से या जिस तरीके से हम चीजों को परसीव करते हैं वो हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है. वी ऑल आर डिफरेंट पीपल एंड वी ऑल परसीव डिफरेंटली. एक ही चीज को करने के लिए कई तरीके होते हैं क्योंकि उसे अलग अलग इंसान अपने अपने हिसाब से करते हैं. Just because of that, everyone has individual experiences and past history और उनका अपना way of perception होता है. इसीलिए हमारा काम करने का तरीका भी अलग होता है. एक ही काम को करने का तरीका जिस तरीके से मैं करूं हो सकता है उस तरीके से आप ना करें, आपका कुछ डिफरेंट वे होगा because your perception is different. इसलिए हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर सो कॉल्ड वेरी नॉर्मल पीपल, और हमसे जो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है या फिर हमसे थोड़ा ज्यादा डिफरेंट बिहेव हम कहीं देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, वी फील लाइक दैट दे आर नॉट नॉर्मल, बट एक्चुअली दिस इज आवर परसेप्शन अगेन. ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि एक सिचुएशन में जब वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बेसिकली समझ नहीं पाते हैं किसी स्पीडली. जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज में इनका रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा, वो किसी भी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या फिर जिस चीज को हम बहुत फास्ट वे में देख के गुजर जाते हैं या फिर हम नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड में नोटिस अ लॉट. सपोज आप एक कार देख रहे हैं तो आप और हम एक कार देखेंगे, लेकिन हो सकता है ऑटिस्टिक चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ उसके व्हील को देखे या फिर उसके पहिए को देखते हुए बस उसमें वो ऑब्जर्व करता रहे, उसको ही बहुत ज्यादा डीपली जाकर देखे वो. बट वी एज्यूम्स दिस इज कार, बट वो उसको पूरा कार की तरह ना देख के उसके अंदर सिर्फ एक टायर को देखेंगे. सो दिस इज लाइक द परसेप्शन. वो किस चीज को देखते हैं और हम किस तरीके से पूरे होल सम देखते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड उनके साथ इश्यूज होते क्या हैं, बिकॉज वी द टॉपिक इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन. तो हमारा पूरा का पूरा कंसर्न बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर ही होगा. सो द बेसिक टू थिंग्स आर देयर. द फर्स्ट इज स्पेसिफिक बिहेवियरल एक्सेस एंड सेकंड इज डेफिशिएंट बिहेवियर. स्पेसिफिक बिहेवियर एक्सेस की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज का, जैसे खुद ही बोला जा रहा है, एक्सेस हो जाना किसी भी चीज का एक बिहेवियर में, इसको भी हम तीन तरीके से कैटेगराइजेशन में डालते हैं. दैट इज सेल्फ स्टिमुलेशन, सेल्फ इंजरी एंड कंपल्शन. सेल्फ स्टिमुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली बच्चे को आप यूजुअली देखेंगे वो आपस में फिंगर फ्लिकिंग करते रहेंगे या फिर हैंड फ्लैपिंग करेंगे, ट्विल्लिंग करेंगे. दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं. दे डोंट लाइक टू इन्वॉल्व विद द अदर और समटाइम दे फाइंड डिफिकल्टी टू इन्वॉल्व विद अदर्स. तो उस सिचुएशन में वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ही इन्वॉल्व रहते हैं या अपने ही थॉट्स में ज्यादा डूबे हुए रहते हैं, या फिर मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं और उसमें ही वो चलते रहते हैं. द सेकेंड इज अ सेल्फ इंजरी. कई बार अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वहां पर जब वो अपने स्टिमुलेशन को अगर हम कहें बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, तो इट इज काइंड ऑफ अ सेंसेशन इन योर बॉडी. जैसे कि हमें अग्रेशन आता है तो हमारी बॉडी में कुछ फीलिंग आती है, जस्ट लाइक कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हमारी वॉइस बहुत ज्यादा लाउड हो जाएगी. सो दीज काइंड ऑफ सेंसेशंस वी कैन से स्टिमुलेशन काइंड ऑफ. तो सेल्फ इंजरी जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. उन्हें नहीं पता है इसे मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं बता पाते या हम नहीं समझ पाते. सो इन दैट केस सम टाइम वो स्लैप कर सकते हैं, स्क्रैचिंग कर सकते हैं, फिर बाइटिंग भी कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले ही कहा, वो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी भी एक चीज पर्टिकुलर चीज को लेकर, चाहे उनका टॉय हो, चाहे स्पेसिफिक कॉर्नर अगर हम बात करें कि हो सकता है वो बेड के एक कॉर्नर पर ही सोना पसंद करें. उनके अगर आप शिफ्टिंग करते हैं उनकी सोने के तरीके में या फिर किसी भी चीज में जिससे वो ऑब्सेस्ड हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. उस सिचुएशन में हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए या फिर अग्रेसिवली बिहेव करें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. एक्चुअली क्या वो कहना चाहते हैं या फिर उनको क्या फील हो रहा है, वो चीजें उनके साथ
प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट कई बार वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड भी होते हैं कि अब जिस रास्ते से अगर वो स्कूल जा रहे हैं, अगर आपने किसी दिन रास्ता चेंज कर दिया किसी ट्रैफिक की वजह से या कोई भी रीजन हो गया है, सो इन दैट सिचुएशन बच्चा हाइपर हो सकता है। वहां पर भी उसके लिए वो डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता दैट ये चेंज क्यों हो गया, बिकॉज द चाइल्ड इज ऑब्सेस्ड। ये कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर एक्सेस हो जाता है। अगर हम डेफिशिएट की बात करें, किस तरीके से डेफिशिएशन होती है? फर्स्ट इज लैंग्वेज। अभी मैंने बात की आपसे कि नॉन वर्बल लैंग्वेज, अगर कम्युनिकेशन उनके अंदर नहीं है, वर्बल लैंग्वेज बहुत ज्यादा नहीं है, बोल के ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर एक सिंगल वर्ड ही वो बोलते रहेंगे। सपोज उनको पानी चाहिए तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे पानी चाहिए, पानी 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 पानी। सम टाइम इफ दे आर नॉन वर्बल, अगर उनका वर्बल है ही नहीं, बोलना ही नहीं है, तो वो कुछ अपने जेस्चर्स के जरिए शो करेंगे, अपने फेस के जरिए, यानी अग्रेशन शो करेंगे। सपोज बच्चे को पानी चाहिए और आप उसको पता नहीं कि मैं कैसे लूं। जब उसने फर्स्ट टाइम उसे पानी की रिक्वायरमेंट थी तो उसने कैसे एक्सप्रेस करूं उसे पता नहीं था। बच्चे ने हो सकता है दरवाजा लिया और जोर से पटक दिया, फिर जोर से उसे बंद कर दिया और उसे शांत करने के लिए उसकी मदर ने उसे पानी पिला दिया। नाउ द चाइल्ड लर्न कि जब भी मुझे पानी की जरूरत है तो मुझे जोर से दरवाजा बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि पानी उसे दरवाजा बंद करने पर ही मिला है। बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉन वर्बल, उसे पता ही नहीं है कि मुझे कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, तो उसने उसी चीज को अपना बिहेवियर बना लिया, उसको ही अडॉप्ट कर लिया। अब जब भी उसे पानी की जरूरत है तो वो दरवाजा जोर से बंद करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ कि बच्चा किस तरीके से बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है अननोइंगली, जब उसे पता नहीं है कि एक्सप्रेस करना कैसे है। एंड देन एकोलेलिया। एकोलेलिया इज बेसिकली वर्ड के जो भी सेंटेंस होगा उसका लास्ट वर्ड रिपीट करना। सपोज इसमें पानी की ही बात करी है तो बच्चा लास्ट का जो वर्ड होगा मुझे पानी चाहिए, तो वो उस वर्ड को नहीं बोल के सिर्फ लास्ट में चाहिए या फिर पानी वर्ड वो यूज करेगा। पानी पानी पानी, चाहिए चाहिए चाहिए। ये जो लास्ट के सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं उसे बार बार रिपीटेडली यूज करना, दैट इज एकोलेलिया। और रिपीटेटिव बिहेवियर में कई बार हो सकता है बच्चा पूरा ही सेंटेंस रिपीट करता रहे, लेकिन जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आज ही रिपीट करे या 2 दिन बाद रिपीट करे, क्योंकि उनका सेंसरी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। उनका एडॉप्टेशन जो होता है वर्ड्स का या सेंटेंसेस का या मीनिंग का, वो प्रोसेस स्लो होने की वजह से वो एक बात को हो सकता है आज ना रिपीट करके कल रिपीट करें, या फिर 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद, हो सकता है 1 महीने में वो रिपीट करना शुरू कर दे सडनली, जैसे ही वो प्रोसेस हो जाए इनके माइंड में वो इंफॉर्मेशन। इन दैट केस बच्चा वहां पे पूरा पूरा सेंटेंस भी रिपीट बात को समझा कैसे गया है। है कि बॉल देना होता क्या है। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि बच्चे को इनिशियली ना पता हो, तो हमें कई बार प्रॉम्प्टिंग करनी होती है, मॉडलिंग करनी पड़ती है। बच्चे को हाथ में देकर हमें अपने हाथ में देना सिखाना होगा कि ये देना हो रहा है, मुझे बॉल दो। तो उस सिचुएशन में बच्चा रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव हो पाएगा, क्योंकि बच्चे ने अगर एक ही लाइन लर्न कर ली है। कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स, इसमें सबसे एक चीज बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो हम यूजुअली करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए अगर मैं कहूंगी, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा अब भागता नहीं है, कंट्रोल में आ गया है। सपोज पूछा गया कि आपने अपने बच्चे को किस तरीके से कंट्रोल किया, तो मदर ने आंसर किया कि हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हम बस एक चेयर बाय चेयर ऊपर लगा देते हैं, बच्चे को ऊपर बिठा देते हैं और वो नीचे नहीं जा पाता है। हमें लगता है कि हमने उसका बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, बट दैट इज रॉन्ग। क्या एक्चुअल में हमने बिहेवियर कंट्रोल किया? क्या वो नीचे आने के बाद उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट नहीं करेगा?
हमने बच्चे को टीच नहीं किया, हमने बच्चे को बताया नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है, हमने सिर्फ उसे उस सिचुएशन में डाल दिया जहां पे बच्चा मूव नहीं कर पा रहा है। देयर इज नो सच लर्निंग, वहां पे सिर्फ कुछ देर के लिए हमने उसे कंट्रोल कर लिया है। बट इसी चीज को मैं कहूंगी ये कुछ ज्यादा अच्छा एक्सप्रेसिव वे नहीं होगा टू टीच। सो देयर इज अ समथिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जहां बच्चा लर्न करे कि उसे करना क्या है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। इस तरीके से एक कंडीशन में बांध देने से बच्चा लर्न कम ही करेगा। इसमें स्टीरियोटाइप एंड रिपीटेटिव बिहेवियर बच्चा बार बार और सेल्फ टॉक उनकी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपने साथ इन्वॉल्व रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें दूसरे आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। तो यूजुअली आप सब देखेंगे कि वो बच्चा अपने साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। इनअप्रोप्रिएट पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रॉब्लम है होती क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंशन। क्योंकि बच्चे का अटेंशन बाहर वर्ल्ड में है ही नहीं, वो पूरी तरीके से अपने में लिमिटेड है, अपने अंदर ही वो खोया हुआ है, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। जैसे अभी हमने वीडियो के अंदर देखा भी कि जो वीडियो है जिसको हम बहुत स्लोली पिक्चर आगे भाग रही है उसके माइंड के अंदर, जबकि बाकी लोगों के लिए वो स्पीड में चल रही है, लेकिन एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा स्लो में वो पिक्चर जा रही है। तो वो अटेंशन हम इसको पॉजिटिवली भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो सेंसरी इश्यूज की वजह से, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पा रही है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है या क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपने जो वर्ड बोला वो उस वर्ड का सिर्फ उतना ही मीनिंग समझेंगे। हम कई बार सरकाज़्म में कई वर्ड्स यूज करते हैं या हम मजाक उड़ाते हैं या हम कुछ भी बोलते हैं, बोलने का तरीका कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। उनके लिए वो समझना दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। वो नहीं समझ पाते कि ये क्या कहा जा रहा है और उसका मीनिंग क्या है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिवनेस होना बच्चे के अंदर उसको शांत नहीं बैठने देता है। जब हम एक नॉर्मली एडीएचडी के बच्चे की भी बात करते हैं जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें हम ज्यादातर देखेंगे एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बच्चे को सिटिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चा लिखने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है। एंड दिस इज द सेम सिचुएशन है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर एडीएचडी भी है तो बच्चे के अंदर बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप बहुत बार देखेंगे बच्चा अपना सर हिलाना शुरू कर देगा, शाउट करना शुरू कर देगा, एक जगह बैठेगा नहीं, यहाँ से वहां भागना शुरू कर देगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंशन डेफिशिएट। इसी चीज को हम थोड़ा सा और समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं, एक ऑटिस्टिक माइंड के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। लेट्स सी विद दिस वीडियो। This is the story of a boy who didn't talk for a long time. The boy liked things to always be the same. Any changes would scare and upset him. The unknown was an unfriendly place. The boy was very sensitive to lights and sounds. So he built secret hiding places where they couldn't get in. The boy didn't like looking people in the eye. He wasn't trying to be mean, it just made him feel uncomfortable. Sometimes he'd flap his arms again and again. One day I found out I had something called autism. My family got me help. Slowly, I found my voice and learned all the ways I could live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org. यस, अर्ली इंटरवेंशन की इसमें बात की गई है। हम दो चीज इसमें देखी कि एक, बच्चे के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है इंफॉर्मेशन वो कितना ज्यादा स्लो होता है और जिस तरीके से वो परसीव करता है वो किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत ज्यादा स्लो होता है। बट यस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के जरिए हम बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट फास्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। और ये जितनी ज्यादा जल्दी हमें पता चल जाए उतने ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना ज्यादा डिले होता जाता है, जितना देर से कम काम होता है बच्चे के साथ, एक्शन होता है बच्चे के साथ, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। क्योंकि जो चीज हो सकता है बच्चा जल्दी से सीख ले
वो एक बिहेवियर, सपोज मैंने यहाँ पे बात करी पानी की, कि बच्चे ने दरवाजा बंद किया और उसे पानी मिला, उसके बाद उसने उसी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया। अगर बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता तो बच्चे को पहले ही सिखाया जाता कि पानी मांगने का तरीका क्या होता है। लेकिन बच्चे ने क्योंकि लर्न नहीं किया और अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसकी इस बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसमें टेकिंग होगी ही होगी, क्योंकि उसमें लंबा टाइम बच्चे ने उस बिहेवियर को पहले लिया है, अब उसे रिड्यूस करने के लिए उतना टाइम लगेगा, क्योंकि रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ही ज्यादा होता है, वो इजीली उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इनके बिहेवियर के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए एवरीथिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड। आप जो भी करना चाहते हैं बच्चे के साथ, जो भी आप इनमें मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, चाहे कपड़े पहनाना चाहते हैं या फिर बिहेवियर में किसी तरीके के, सपोज वो शाउट बहुत ज्यादा करते हैं या किसी भी चीज के लिए जिद बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें हर एक पहले तो आपका जो गोल है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर हम बहुत सारे गोल एक साथ ले लेते हैं तो, और वो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है क्योंकि वो फॉलो नहीं हो रहे, तो बच्चा उसे फॉलो करने से साफ साफ मना कर देगा, वो करेगा ही नहीं और आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक अकेला इंसान, इट मीन सिर्फ और सिर्फ फैमिली का रोल नहीं होता, ये पूरा का पूरा रोल होता है टीम वर्क। इसमें जो थेरेपिस्ट जुड़े हैं, चाहे वो उसमें साइकोलॉजिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या फिर स्पेशल एजुकेटर्स हो, पेरेंट्स हो, दिस इज द टीम वर्क। अगर हम सिर्फ ये कहें कि एक पर्सन इसको फॉलो कर रहा है दूसरा नहीं और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या फिर अगर इम्पॉसिबल नहीं है फिर भी टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होगा और इम्प्रूवमेंट अगर अप जाएगी तो वापस से वो नीचे भी आ जाएगी, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिमिलर रूल, सपोज बच्चा थेरेपी के लिए सेंटर पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसके जो थेरेपिस्ट ने जो रूल बनाया है कि बच्चे को ये चीज करवानी है, इस टाइम पे करवानी है, जैसे हम बिहेव कर रहे हैं वैसे ही को घर पर भी प्रोवाइड करना है। सपोज बच्चे ने किसी चीज के लिए जिद किया, अब बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए, सामान भी नहीं चाहिए, अब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे नीचे ही बैठना है। कई बार बच्चे क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अंधेरे में कॉर्नर में बैठना पसंद करते हैं। अगर उनके इस बिहेवियर पैटर्न को हमें ब्रेक करना है तो ये टीम वर्क में जो भी डिसाइड किया गया है उसको स्ट्रिक्टली, या फिर कई, अभी हम बहुत सारे तरीके देखेंगे किस किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। जब वो रूल वहां पर फॉलो हो रहा है, सेंटर पे फॉलो हो रहा है जहां बच्चा थेरेपी के लिए जा रहा है, वही सेम रूल अगर घर पे फॉलो नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा फॉलो ही नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे जाएगा तो हो सकता है फॉलो करे, और घर पे जाएगा तो वो फॉलो नहीं करा जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स नहीं फोर्सफुली करवा रहे हैं या फिर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए और थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और बच्चा हाइपर ज्यादा हो सकता है। कई बार हो सकता है बच्चा अग्रेशन में आकर के स्लैप भी कर दे, कुछ अपने आप को नुकसान भी पहुंचा ले या सामने वाले को नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा दोनों ही सिचुएशन में। दूसरा तरीका है इसमें इंटीग्रेशन विद पीयर। ऑब्वियसली इस एज ग्रुप में या फिर किसी भी एज ग्रुप में जो बच्चा होता है, ऑटिस्टिक स्पेशली, वो क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका रिसेप्टिव नहीं है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स नहीं है, नॉन वर्बल ज्यादा है और अपने अंदर ज्यादा रहने वाला है, तो उसको सामने से पीयर ग्रुप में जब उसे इन्वॉल्व करने की बात आती है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट इन्वॉल्विंग विद अदर्स, तो दूसरे बच्चे भी वहां पर इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि हम उसे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाएं, एक रूटीन हम उसका बना दें और उसे मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रहे हैं, वहां पे पार्क में जाके खेल रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए ही बेशक से खेला, लेकिन वो जो इंटरेक्शन है एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 उसमें चेंजेस जरूर आने शुरू हो जाएंगे और बच्चा वहां पे कोप करना सीखेगा। बिकॉज कई बार होता है क्या है, जो सोशली चीजें होती हैं वी कैन नॉट प्रोवाइड एट होम। जस्ट लाइक एक बच्चा दूसरे बच्चे को टीज कर रहा है, अब वहां पे जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, या फिर जो मुझे गुस्सा आ रहा है हाउ टू एक्सप्रेस इट, वो सारी सिचुएशन वहां पर एक्सपीरियंस करने के बाद ही हम बच्चे को या तो समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर बच्चा वहां से ऑटोमेटिकली लर्न करेगा। That's why integration with peer is very much important.
ABC की अगर हम बात करें, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक ट्रेन थेरेपिस्ट जो होते हैं सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, बिकॉज ABC अगर इन शॉर्ट में अगर हम समझे, बेसिकली इट्स एंटीसीडेंट मीन्स जो बिहेवियर अभी हुआ है उस जस्ट बिहेवियर से पहले की सिचुएशन में क्या हुआ जो जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज एक मदर है एंड शी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, she is the mother of an autistic child and वो बहुत ज्यादा frustrated है because बच्चा डिनर फिनिश करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है and the child does not like to sit at one place, और वो बार बार उठता है जाता है यहाँ वहाँ और उसको 1 घंटे से ज्यादा फिनिश करने में लग जाता है अपने डिनर को। सो मदर इज वेरी मच डिप्रेस्ड और स्ट्रेस वी कैन से। मदर को जब बताया जाता है कि आप ABC रूल को फॉलो करें, उसको किस तरीके से फॉलो करना है वो मदर को वहां बता दिया जाता है। मदर जब फॉलो करती हैं वो नोटिस करती हैं कि इस बिहेवियर से पहले, यानी कि जब उसका डिनर का टाइम होता है जस्ट उससे पहले उसने ऐसा फूड खाया होता है जो कि उसके लिए प्रेफरेबल नहीं होता है। सपोज हम बच्चों को अब मना करते हैं कोई भी शुगर वाली चीज देने के लिए, क्योंकि शुगर क्या करता है, एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बच्चे के लिए बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमने कुछ भी मीठा दे दिया है बच्चे को खाने के लिए, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सिट एट वन प्लेस, और बच्चे के अंदर एंजाइटी होगी ही, इम्पल्सिविटी होगी ही होगी, एंड द चाइल्ड वांट्स टू मूव अराउंड हियर एंड देयर। इसलिए उनकी और मदर ने देखा कि क्योंकि बच्चा डिनर से पहले ऐसी चीज खा रहा है, यानी कि वो एंटीसीडेंट हो गया और बिहेवियर हो गया कि वो बैठ नहीं पा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है अपने डिनर को फिनिश करने के लिए। अगर हम इनके एंटीसीडेंट पे काम कर लें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शेपिंग। शेपिंग मीन्स हम अलग अलग तरीके के रीइंफोर्समेंट देते हैं, यानी कि बच्चे ने के साथ हमने एक टारगेट कर लिया कि अगर आप ये अच्छा काम करते हो इसके लिए आप एक रीइंफोर्समेंट, सपोज आपने उसको क्लैप कर दिया है या फिर उसका एक फेवरेट फूड बना दिया है उसके लिए, उसको हमने इस तरीके का टारगेट दे दिया कि आप 1 वीक तक इसको फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए वीक के एंड में, यानी संडे सैटरडे व्हाटएवर सूट्स, तो वहां पर हम ये बच्चे को फेवरेट फूड ऑफर कर देते हैं, दैट इज कि बच्चा उस वेट में रहे कि हाँ मुझे कुछ मिलने वाला है। आई हैव अप्लाइड इट मेनी टाइम्स और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। एंड बच्चे वेट करता है कि अच्छा आज ये दिन आने वाला है, इट मीन्स आज मेरा दिन है और मेरे लिए कुछ स्पेशल बनने वाला है, और उस दिन बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज हमने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी। नाउ द चाइल्ड बिकम्स रेडी टू डू दैट, जो भी हम उसे करवाना चाहते हैं। नाउ चेनिंग इज बेसिकली अ चंक डाउन द गोल। आपने सपोज बच्चे के साथ गोल लिया कि उसे पैंट पहनना सिखाना है, तो अगर बच्चे को पैंट पहनना सिखाना है सबसे पहले उसको चंक डाउन करना होगा, यानी उससे पहले सिखाना होगा कि दोनों ही जो पैर है वो एक साथ नहीं डाले जाते, यानी पहले उसे पकड़ना, होल्ड करना, कैसे होल्ड करते हैं, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि उसमें बैठ के एक पैर कैसे डालना है। सो एवरी स्टेप हैज इंपॉर्टेंस। तो उसको अगर हम डायरेक्टली ये कह दें कि ये आप पैंट पकड़ो और इसको ऐसे पहनना शुरू कर दो, सो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसे चंक डाउन करना, और जब हमें ये लग जाए कि बच्चा अब एक चीज को फॉलो कर रहा है, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स भी कई बार डिमांड होती है कि बच्चा मूव नहीं कर रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं ज्यादा, या फिर कई बार जो थेरेपिस्ट होते हैं, एजुकेशनलिस्ट होते हैं या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी कई बार होता है कि बच्चे के अंदर ये चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि ये टीम वर्क है। तो टीम वर्क मीन्स हमें ये देखना होगा कि जो हम इसे ट्रेन कर रहे हैं अभी, क्या वही सेम चीजें उसके घर पे भी फॉलो हो रही हैं। बिकॉज हम सेंटर की बात करें या जिस भी जगह पर बच्चा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, वहां पर बच्चा कुछ देर के लिए तो सीखेगा, लेकिन वहां पे एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है बच्चा।
अगर वो फैमिली में ऑब्जर्व कर रहा है या फिर फैमिली में उसके साथ उस तरीके से बाउंडेशंस नहीं है या उस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बच्चा उसको फॉलो करेगा ही नहीं। जस्ट बिकॉज कि उसे एक ही बिहेवियर रिपीट करना है, और बच्चा क्योंकि और किसी बिहेवियर में जाना ही नहीं चाहता। कई बार क्या होता है कि उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें सिमिलर वे ना लेकर के वे भी चेंज करना होता है। यानी एक फिक्स ऑफ, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग वॉक पे लेके जाए उन्हें, तो मॉर्निंग वॉक पे लेके जाने का एक फिक्स रूटीन या एक फिक्स टाइमिंग ना रखें। हो सकता है कई बार आप उन्हें 6 बजे लेके जाएं, कई बार 6:15 पे लेके जाएं। उससे क्या होगा, बच्चे का वो जो फिक्सेशन होता है विद वन थिंग वो ब्रेक डाउन होगा। क्योंकि हाँ, इनिशियली ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि बच्चा एक चीज को रिपीट करना पसंद करता है। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक चीज ना रखें। हम जो गोल है वो तो सेम रखें, यानी पार्क जाने का गोल तो सेम रखें, बट टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। 6 बजे की जगह हमने 6:15 कर लिया, 6:30 कर लिया। सेम पार्क ना करके हमने दूसरा पार्क चूज कर लिया, या फिर सेम रोड ना लेके हमने दूसरा रोड ले लिया, कोई भी अनदर वे हमने चेंज कर लिया, सो दैट बच्चा उस फिक्सेशन में ना जाए, वो स्पेसिफिक चीज में एक अटका ना रहे, और वो इस चीज को लर्न कर सके कि हमें एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट वेज भी होते हैं करने के लिए, सो दैट उसका कोप अप बहुत इजी हो जाए सोसाइटी में इन्वॉल्व होने के लिए, आगे ले जाने के लिए। तो उसके लिए कोप अप करना आपकी तरफ से हमें लगता है कुछ नेट का अवरोध हो रहा है। हाँ, इस समय क्लियर है मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम, प्लीज। जी। सो बच्चे को ये हो सकता है कि सुबह 6 बजे वो उठ के रेडी हो जाए और वो जिद करने लग जाए, पार्क 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 बोलना शुरू कर दे। तो हमें बच्चे के, अगर हम रोज से 6 बजे ही लेके जा रहे हैं तो उसके लिए वो फिक्सेशन हो जाएगा, तो वहां पर वो डिमांड उसकी बहुत बढ़ती जाएगी। तो वहां पर हमें उसे ब्रेक करना होगा, उसे सिखाना होगा कि हम 6 बजे की बजाय हम 6:15 पे या फिर हम 6:30 पर जाएंगे, अलग अलग रास्ते चेंज करके। या फिर कई बार उसे एक टॉय पसंद है तो वो उसी टॉय को लेकर के फिक्स रहेगा कि अब मुझे वही चाहिए। अगर आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बार पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि मैम बच्चा मान रहा है, वो बैठ ही नहीं रहा है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारे पास ऑफिस का काम भी होता है, घर का काम भी होता है। आई डू अंडरस्टैंड, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। के काम करना है और थोड़ा सा इनिशियली ये डिफिकल्ट होगा, बट अगर हमने इनिशियली इसको कर लिया बच्चे के साथ सक्सेसफुली, तो आगे के लिए जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो चैलेंजेस, पनिशमेंट इज लाइक, कुछ भी ऐसा पनिशमेंट नहीं कि आप उसे डंडे से मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पनिशमेंट इज सेइंग जो भी बच्चा डिमांड कर रहा है, सपोज हमने पहले की जितनी भी चीजें डिस्कस करी, वहां पे बच्चा उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम बच्चे को थोड़ा लाउडली बोलेंगे नो, यानी कि आपके वॉइस के मॉड्यूलेशन में भी बहुत ज्यादा दम होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जैसे, एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जैसे हमें पता चलता है कि बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसे डिफरेंटली ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम एक नॉर्मल बिहेवियर भी अगर हम वहां पे अडॉप्ट करें, सपोज बॉल से खेलना, जब हम बचपन में यूं ही खेल लिया करते थे, सीखते थे, हाइड एंड सीक खेलना, जो कि अब हमें सिखाना पड़ता है बच्चों को, तो अगर उन नॉर्मल पैटर्न को भी ले ले, और जब बच्चा जरूरत से ज्यादा जिद करता है, अगर हम अपने ही बचपन को याद करें तो जब हम कभी बहुत ज्यादा जिद किया करते थे तो हमारे पेरेंट्स यूजुअली हमें शाउट करके बोलते थे नो मीन्स नो। सो ये हमारे लिए लर्निंग होती थी कि हम थोड़ा डर जाते थे इस चीज को कि अच्छा ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो जो वॉइस होती है दैट वर्क्स अ लॉट, तो वो उनके लिए वही पनिशमेंट होगी। सो वहां पर नो आपको लाउडली बोलना उस चीज के लिए। ओवर करेक्शन इज, ये भी पनिशमेंट का ही एक तरीका है, एवर्सिव, यानी कि जो बिहेवियर उसको चाहिए
उस बिहेवियर को हम एफर्टफुली उसको लेकर आए। सपोज बच्चा ऊपर बैठने के लिए रेडी नहीं है, अब हम बच्चे को ऊपर बैठाएंगे ही। हमारा जो रोल है, हमारा जो टारगेट है, दैट इज कि बच्चा चेयर पे बैठना चाहिए। बच्चा जो है बिल्कुल लाई डाउन है जमीन पर, वो उठना ही नहीं चाहता कि मुझे नहीं उठना है, वो बेड के नीचे जाके लेट गया है। लेकिन हमारा टारगेट है बच्चा ऊपर उठे, चेयर पे जाके बैठे। अब उसके लिए एवर्सिव टेक्निक क्या हो सकती है कि हम उसे, हो सकता है जोर से उसे खींच के बाहर निकाले, उसको फोर्सफुली हम बाहर निकाले। खींच के, आई मीन इतनी भी जोर से नहीं कि उसे चोट लग जाए, लेकिन उसे लगे कि उसे उसके साथ हाँ, उसे लगेगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, उसे गुस्सा आएगा, हो सकता है वो हाथ चलाना शुरू कर दे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना। हो सकता है उस चीज में थोड़ा सा हमें चोट भी लग जाए, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ना ही बच्चे को चोट लगे ना ही हमें चोट लगे, लेकिन बच्चे को ये रियलाइज हो कि उसकी मनमानी नहीं चलेगी और उसके लिए जो रूल बनाया गया है उसे वो फॉलो करना ही करना है। तो वहां पे बच्चे को थोड़ा सा खींच के फोर्सफुली उसे चेयर पे बिठाया जाए, ये बार बार किया जाए। जितनी बार नीचे जाए, जितनी बार वो जाए, तो उसे बार बार किया जाए, तो बच्चा एक बार लर्न कर ही लेगा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ बैठना ही बैठना है। सो वो से हम बेसिकली एवर्सिव कहते हैं, एफर्टफुली वो बिहेवियर अप्लाई करना जो हम चाहते हैं, जो उस बच्चे के लिए सही है। नाउ पनिशमेंट बाय विड्रॉल यानी अवॉइडेंस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम कह सकते हैं, या पॉजिटिव स्टिमुलेशन कह सकते हैं। अवॉइडेंस इज लाइक हम जो भी बच्चा चाह रहा है हम उसे वो ना दे, या उसे हम जो दे रहे थे हम उससे वो ले लें। सपोज हमने अभी एक एग्जांपल के जरिए समझा था कि बच्चे के लिए वीकली हमने फूड के लिए कर दिया कि आप जब अच्छे से फॉलो करोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो आपका संडे को आपका फेवरेट फूड बनेगा। लेकिन बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसको विदड्रॉ कर लेंगे। विदड्रॉ करेंगे तो बच्चे को फील होगा, पर वो पनिशमेंट उसके लिए, कुछ जो भी हम फिक्स कर रहे हैं वो बच्चे के लिए वैल्यूएबल जरूर होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि बच्चा एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। हो सकता है बच्चे का पर्टिकुलर किसी कार में इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है बच्चे का पर्टिकुलरली किसी टॉय में, या पर्टिकुलर किसी कलर में, या पर्टिकुलर किसी जगह पर, या पर्टिकुलर किसी खाने के लिए उसका इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा। अगर आप वो विदड्रॉ कर ले जो उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उस कंडीशन में भी बच्चा आपकी बात मानने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अ टाइम आउट। इट मीन्स आपने बच्चे के लिए, जब टाइम आउट इज द लास्ट वन, बिकॉज बच्चा एकदम से इनिशियली टाइम आउट वाली कंडीशन नहीं समझ पाएगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्टी समझ पाना कि टाइम आउट कैसे है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाएगी वहां पर। तो ये अगर पहले के स्टेजेस क्लियर हो गए हैं, बच्चा बात भी समझ रहा है, फॉलो भी कर रहा है, लेकिन वो सही से नहीं कर रहा, रेगुलरली नहीं कर रहा है, तब आप टाइम आउट का रूल लगा सकते हैं कि अगर आप करते हो विद इन टाइम लिमिट तो आपको ये प्राइस मिल सकता है, और अगर आप नहीं करते हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज वे कि बच्चा उस चीज के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए वो काम जरूर करेगा। सपोज जैसे बच्चे जब फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तो घर में, स्कूल्स में उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो बच्चे और ज्यादा मेहनत करते हैं। या फिर हम बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वाओ वेरी गुड, या बच्चे ने कोई पेंटिंग बनाई है या कुछ ऐसा काम किया है, किसी की हेल्प भी करी है, तो हम बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, दिस इज वेरी गुड, और उसके बदले हमने अप्रिशिएट किया या उसे कुछ दिला दिया। कभी भी हमें ऐसी चीज नहीं करनी होती है जो बच्चे के लिए ग्रीड बन जाए। इस चीज का बहुत खास तौर पे हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चा नेक्स्ट टाइम वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि उस ग्रीड के लिए काम करेगा, ना कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो चीजें जो भी रीइंफोर्समेंट होती है वो बहुत मिनिमल, ऐसी चीज जो कि आसपास अवेलेबल हो, क्लैपिंग है, शाबाशी है, गुड, या फिर स्टार्स, स्माइली, ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। उसका फूड हो गया, फेवरेट प्लेस पे हम ले जाते हैं, सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, और कोई भी एक्सपेंसिव चीज देने से हमें बचना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, और इसका पूरा का पूरा लास्ट में हम एक वीडियो के जरिए मैंने समझाने की, हालांकि मैंने नहीं, उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि बहुत देर तक एक ही चीज को देखते रहना और उतना अटेंशन देना,
दैट इज रियली डिफिकल्ट। और लेकिन इसी चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं, बच्चे के रिपीटेटिव बिहेवियर से हम बेनिफिट ले सकते हैं। बच्चा अगर किसी चीज को रिपीट कर रहा है, जैसे मैंने कहा था कि सपोज बच्चा कह रहा है कि बॉल बॉल बॉल, तो हम उसके जरिए एक लैंग्वेज भी उसके अंदर वर्बल लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। जैसे बॉल, मेरा बॉल, तेरा बॉल, मुझे दो बॉल, ये बॉल, लाल रंग की बॉल, पीली बॉल। ये अब हम उसको तरह तरह की चीजें उसके रिपीटेटिव बिहेवियर के जरिए ही, क्योंकि बच्चा बार बार बॉल रिपीट कर रहा है, तो हम उस वर्ड के जरिए ही बच्चे के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन और कलर कॉन्सेप्ट और कई तरीके की चीजें कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे की सिवियरिटी लेवल क्या है, बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है। ये बेटर थेरेपिस्ट ही बता पाएगा, जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि बच्चे की क्या कंडीशन है और किस लेवल पे उसके साथ काम किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी अगेन एक टीम वर्क है, और अगर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिले या बच्चे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट के बाद बच्चा एक नेक्स्ट लेवल पर ही काम कर सकता है। जैसे मैंने भी कहा ये कि जो आपका और मेरा अटेंशन लेवल हो सकता है वो बहुत कम हो, लेकिन वो बच्चा एक ही चीज को इतना माइन्यूटली देख सकता है जो शायद आप और मैं नहीं देख पाए। आप और मैं उतनी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट ना कर पाए, उसकी बारीकियों को ना समझ पाए, लेकिन वो बच्चा हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा कर सके। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो रखी है। आई होप आप उसे एंजॉय करें एंड उसे देखें। I think there is a network connectivity issue. Nominations for the second and final phase of the assembly elections. Polling in this phase will be held in 93 constituencies. So yes, this was all about for the today, and thank you so much for being here with me, and I hope आप सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो 1 घंटे की लिमिट के अंदर मैं दे सकती थी, मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और इस वीडियो के जरिए जो दिखाया गया है लास्ट में
कि एक बच्चा किस तरीके से क्रिएटिव हो सकता है, जो आप और मैं नहीं सोच सकता, नहीं शायद नहीं सोच पाते। लेकिन वो बच्चा जो एक वॉल के ऊपर बार बार कोई पोस्टर लगा रहा है उसके घर के बाहर, जिससे उसके फादर परेशान हैं, और वो बच्चा रोज अपने फादर की परेशानी देखता है और कितना उसने डीपली उस चीज को समझा और वहां पर पेंटिंग ऐसी बना दी जिसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इस तरीके से अगर अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को और सही ट्रेनिंग मिले तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न आज की प्रस्तुति के संदर्भ में? मैडम, बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो इसके लिए क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की एबिलिटी किस फील्ड के अंदर है, या फिर बच्चा किस तरीके, उसका लेवल क्या है। वो एक आप जो भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं थेरेपिस्ट, उसको पहले एनालाइज करना होगा, बच्चे की एबिलिटी को देखना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही काम किया जा सकता है। बगैर बच्चे के साथ किए हुए हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं, हम टेक्टाइल्स यूज कर सकते हैं, हम कलर्स यूज कर सकते हैं, हम पेंटिंग और बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन पहले ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चे के लेवल क्या है, उसके सिवियरिटी लेवल क्या है और किस तरीके से बच्चे के साथ काम किया जा सकता है। नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा मैडम। बच्चे का इंटरेस्ट भी जानना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। एग्जैक्टली, लर्निंग एबिलिटी है उसके अंदर या नहीं है, सारी चीजें हर देखना एक चीज पड़ेगा। बच्चे का देखना होगा, क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। और स्पेशली जब बच्चे के अंदर एक चीज के लिए ऑब्सेशन हो, तो वो भी एक सिचुएशन है जहां पहले आपको समझना होगा बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे के क्या लाइकिंग्स है, क्या डिसलाइकिंग्स है, बच्चा किस चीज में कंफर्टेबल है, क्या उसे ज्यादा एनकरेज कर रहा है करने के लिए। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में या किस चीज में हम ज्यादा बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं। जी अडल्ट मैडम, अडल्ट एज के बच्चे को क्या सिखा सकते हैं हम? जी, मॉडरेट बच्चा है, अडल्ट 21 ईयर। ओके, तो बच्चे को आपने वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाई है बच्चे को? जी मैडम। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में वहां पर एक टेस्ट जरूर किया जाता है जिसमें बच्चे को देखा जाता है कि अलग अलग चीजें करवा के बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है या किस चीज को ज्यादा, क्योंकि उसकी मोटर एबिलिटी को भी देखा जाएगा, उसकी मेंटल एबिलिटी को भी देखा जाएगा, क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें करवाने के लिए, राइट। लेकिन बच्चे की अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है करने की, वो क्या कर सकता है। मॉडरेट है, पर मॉडरेट में भी कई सारी चीजें होती हैं। अगेन सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा उसकी एबिलिटी, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मिला के हम देख पाएंगे कि बच्चा किस चीज में ज्यादा बेटर कर सकता है। तो अब जहाँ जैसे किसी बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है कम, मतलब वो जानता तो है, चीजों को समझ रहा है, जैसे पढ़ के समझ ले रहा है, मतलब पढ़ ले रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी, यही यहाँ पे मैंने कहा था कि बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज हुए हैं। बच्चे, मैंने कहा ना, आप एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में सारी चीजें नहीं सिखा सकते। अब यहाँ पर फर्स्ट अलग अलग लेवल्स होते हैं, यानी कि पहले एक बात समझाना। जैसे अगर आपको एक बात कहनी है कि जाओ, बाहर कोई आया है, दरवाजा खोल दो, ये आपने एक सेंटेंस में बोल दिया, राइट। लेकिन अगर यही आप एक ऑटिस्टिक बच्चे से आप जानना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, तो वो बच्चा पूरी चीजों को एक साथ नहीं समझ पाएगा। उसे पहले समझाना होगा जाओ। तो जाने का मतलब क्या होता है, पहले बच्चे को ये समझाना, जाओ, दरवाजे पर कोई आया है, ये नेक्स्ट हो जाएगा। जब बच्चा ये समझ जाता है कि जाओ का मतलब है जाना, लेकिन कहाँ जाना है, दरवाजे पर, वो नेक्स्ट हो जाएगा। जब बच्चा ये समझ गया कि मुझे दरवाजे तक जाना है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई आया है, दरवाजा खोलो, वो थर्ड लेवल हो जाएगा। यानी मैंने कहा चंक बाय चंक। मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो आप एकदम से ये चीजें नहीं सिखा सकते कि आप ये करो या ऐसा करो। आपको वहां पे चंक करना ही होगा, यानी कि ब्रेक करना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। जब बच्चा एक लेवल क्लियर कर लेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे। सेंसरी के लिए आप उसमें टेक्टाइल भी यूज करते हैं, उसमें स्मेल के लिए चीजें यूज कर सकते हैं हम, रेत, क्ले, मड थेरेपी, ये सारी चीजें जब से बच्चे का सेंसरी प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है उसके माइंड में जानी शुरू हो, क्योंकि वो
उसके पास इंफॉर्मेशन उसके अलग अलग स्पीड से पहुंच रही है, या फिर हम ये कहें बहुत स्लो पहुंच रही है। दैट्स वाई वो पढ़ता तो है, लेकिन उसमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है, उसे समझना उसके लिए मुश्किल होता है। हेलो मैम, खाने में डिफिकल्टी हो तो इस बच्चे कैसे सीख जाते हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हेलो जी हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे पास एक चाइल्ड है इज 80% डिसेबल, 80% मेंटल रिटार्डेशन, और उसको सीवियर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्चुअली बिहेवियर प्रॉब्लम ये है कि बैठ के जाके दरवाजे पे जाके लात मारना शुरू कर देता है। उसे उठा के जब हम मतलब दूर लेके जाते हैं वो। हेलो जी जी, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई। आपका कहना है कि बच्चा है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, और उसके साथ चैलेंज क्या है, आप मुझे वो बताइए प्लीज। 80%। मैम इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम ये है कि हाँ मैम, बिहेवियर प्रॉब्लम ये है कि उसे जब हम बैठाते हैं एक जगह तो अपने आप ही मतलब कि बैठ के जाता है दरवाजे पे, और जाके वहाँ बार बार लात मारने लग जाता है। फिर उसको हम उठा के वापस लेके आते हैं, वो फिर उसी दरवाजे की तरफ चला जाता है। इसको कैसे रिमूव किया जाए? ये रिमूव करने से पहले ये समझना होगा कि बच्चे की शुरुआत हुई कब से है। आपको उसके पास्ट में जाके देखना होगा कि बच्चा कब से ऐसा कर रहा है, और जब से बच्चा ऐसा कर रहा है उस वक्त ऐसा क्या हुआ था। वो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कहते हैं कि हमें कई दिनों से फीवर हो रहा है, राइट। डॉक्टर कहते हैं अच्छा तो 2 दिन की दवाई देके देखते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम टेस्ट करेंगे। यानी रूट कॉज पे वो काम करते हैं, पहले देखते हैं कि टेस्ट में आ क्या रहा है, कुछ सीवियर लेवल की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सिमिलरली इस सिचुएशन में हमें पहले ये देखना होगा कि बच्चा कितने दिनों से ये कर रहा है, या फिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अभी मैंने बात की थी एबीसी की, एंटीसीडेंट की, जब उस ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से बच्चे ने वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया। तो वहां पे जब आप समझ जाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि जब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बच्चा बार बार गेट पे जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको रिजॉल्व करना। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि बिहेवियर शुरू कब से हुआ है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया हो। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की समयावधि को देखते हुए हम लोग अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं मैम, और मैं श्री अमित कुमार सर को सादर आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए हमारे बीच अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और MHRH की सूचनाओं के साथ में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अमित कुमार सर। अमित सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमित सर। हाँ नागेश जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी रिसोर्स पर्सन रिस्पेक्टेड सुनीता मैडम को थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन विद ASD के बारे में मैम ने बताया, और आज हमारा चैट बॉक्स मैडम के PPT और प्रेजेंटेशन को लेकर के तारीफ से भरा हुआ। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक छोटा इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चलाया जा रहा है, जो कि हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है। ये नंबर है 1800-599-0019। तो ये नंबर 24/7 मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे डील कर रहा है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इत्यादि। अगर किन्हीं को मेंटल हेल्थ इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर 24/7 आप फोन कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल सर्विसेज और साइकेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप सभी पार्टिसिपेंट प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। साथ ही मैं आप सभी को क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। CRC लखनऊ
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है। हमारे यहाँ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं जिनको फिजिकल, मेंटल या स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस सेंटर पे, जैसे कि ऑटिज्म, ADHD इत्यादि, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन अगर इत्यादि के बच्चे हैं, तो आप हमारे यहाँ इस सेंटर्स पे भेज सकते हैं ताकि बच्चे बेनिफिटेड हो सके। हमारे यहाँ जो सेंटर पे सर्विसेज दी जा रही हैं वो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, social and emotional development, cognition development, family training and counseling, medical services, orientation and mobility training, self-help skills, hearing evaluation and hearing aid fitment, auditory training, ये सारी सर्विसेज हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे दी जा रही है। साथ ही मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, प्रोग्राम का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा। जिन्हें सर्टिफिकेट चाहिए वो हमारे लिंक को जरूर फिल करें ताकि उनका सर्टिफिकेट जनरेट होके उनके मेल आईडी पे जा चला जाए। आप कृपया करके मेल आईडी अपना सही से डालें, नहीं तो बाद में कई पार्टिसिपेंट का ये रहता है कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ। तो कृपया करके अपना मेल आईडी, नाम अच्छे से भरेंगे ताकि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो सके। प्रोग्राम के अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रोग्राम का यहाँ पे समापन करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी आज के रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन श्रीमती सुनीता कुमारी मैडम का, मिसेस सुनीता कुमारी मैडम का, जो कि डायरेक्टर एंड फाउंडर तक्ष न्यू दिल्ली की साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर भी है मैम। तो आपने मैम ने आज जो हमारे साथ जो नॉलेज शेयर किया, इसके लिए हमारे मिनिस्ट्री और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर PDDU NIPPD डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस तरह के प्रोग्राम करते आए हैं। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे CRC लखनऊ के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स करते रहे हैं और डिसेबिलिटी के फील्ड में हमने बहुत सारी जागरूकता की है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स का, जो जिनके उपस्थिति से ये प्रोग्राम सफल रहा। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारी टीम मेंबर का, कोऑर्डिनेटर्स का, हमारे IT टीम्स का, जो हमारे साथ मिलकर के प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी प्रतिभागी